हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ केमिस्ट्री की इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर देखेंगे। आज हम लोग जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट्स। देखेंगे कि जो सॉल्ट्स होते हैं क्या उन सॉल्ट्स का भी पीएच एसिडिक हो सकता है या किसी सॉल्ट का पीएच बेसिक भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बेस होते हैं और जो एसिड होते हैं उनका जो उदासीनीकरण उत्पाद होता है, उनका जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट होता है वो एक सॉल्ट होता है। तो एसिड और बेस जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो सॉल्ट बनता है। लेकिन सॉल्ट क्या एसिडिक भी हो सकते हैं? क्या सॉल्ट हमारे बेसिक भी हो सकते हैं? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, अगर हमने देखा है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो उसका जो सॉल्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। आपको पता है जो न्यूट्रल सॉल्ट होगा उसका पीएच कितना होना चाहिए? उसका पीएच होना चाहिए 7। तो ऐसा जो सॉल्ट होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 के बराबर होता है। दूसरा देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट हमारा कैसा होगा? वो सॉल्ट हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा। हमको पता है अगर सॉल्ट एसिडिक है तो उसका पीएच कितना होगा? लेस देन 7 होगा। तो पीएच इज लेस देन 7। देखते हैं अगला, अगर हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। आपने देखा कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट बनता है। तो उसी तरह से अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच क्या होगा? उसका पीएच जो होगा वो मोर देन 7 होगा, मोर देन 7 होगा। और ऐसा जो सॉल्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक सॉल्ट। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो NaCl हमारा क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट है। और आपको पता है कि जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट होता है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक सॉल्ट होता है और एक मॉलिक्यूल वाटर होता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है और न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड, हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl रिएक्ट विद वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। द सॉल्ट दस प्रोड्यूस इज NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो वीक एसिड कौन से होते हैं? वीक एसिड हमारे पास है H2CO3 प्लस NaOH। इसको हम क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, बनेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। अब देख लेते हैं कॉन्सेप्ट कहाँ से एसिडिक और कहाँ से बेसिक बना रहा है सॉल्ट। क्यों सॉल्ट एसिडिक हो रहा है और क्यों सॉल्ट बेसिक हो रहा है, तो देख लेते हैं हम। देखिए, ये जो सॉल्ट है आपका, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। तो न्यूट्रल सॉल्ट जो होते हैं इसका मतलब ये है कि उसका ये जो सॉल्ट है इसका जो एक्वस सोल्यूशन होगा, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl विल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस एंड equal amount of OH minus ions, so that no hydroxyl ion and no H plus ion will affect the pH of solution। कैसे नहीं अफेक्ट करेगा ये देखते हैं। देखिए, ये क्या है? NaCl है। NaCl जो है वो क्या होगा? हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे तो H2O में डिसॉल्व करेंगे। जब सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्ट के आयंस होते हैं वो अपोजिट आयन से इंटरेक्ट होते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर NaCl टूटेगा Na प्लस में और यहाँ पर H प्लस और OH माइनस में, यहाँ पर Cl माइनस। तो यहाँ पर बनेगा NaOH प्लस HCl बनेगा, क्योंकि एक्वस मीडियम में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस। ये जो है आपका ये वाटर का डिसोसिएशन प्रोडक्ट है और ये जो है आपका सोडियम क्लोराइड का डिसोसिएशन प्रोडक्ट है। अब ये आयंस आपको मिल गए। यहाँ पर क्या होगा? जो Na प्लस होता है वो OH माइनस से इंटरेक्ट करेगा तो बनाएगा NaOH, और जो Cl माइनस है वो H प्लस से इंटरेक्ट करेगा और क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। अब आपको पता है कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एक्वस मीडियम में क्या होगा? ये कंप्लीट डिसोसिएट होंगे। तो अगर कंप्लीट डिसोसिएट होंगे तो इक्वल अमाउंट ऑफ या इक्वल नंबर ऑफ Na प्लस
इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस, इक्वल नंबर ऑफ H प्लस और इक्वल नंबर ऑफ Cl माइनस रिलीज होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिसोसिएशन will be cancelled out by the equal number of H plus ions produced by HCl. So there will be no H plus and no OH minus in excess. ऐसे सोल्यूशन में एक्स्ट्रा H प्लस और एक्स्ट्रा OH माइनस नहीं होंगे। जब एक्स्ट्रा H प्लस और एक्स्ट्रा OH नहीं होंगे तो ऐसा सोल्यूशन आपका क्या होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। इसी तरह से ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट को जब आप वाटर में डिसोसिएट करोगे या वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये जो सोल्यूशन बनेगा इस सॉल्ट का वो कैसा होगा, उसका पीएच हमारा होगा एसिडिक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, HCl है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, वीक बेस है। अब देखते हैं इसका डिसोसिएशन, देख लेते हैं, हम देख लेते हैं ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट है इसका डिसोसिएशन देख लेते हैं। क्या है, NH4Cl, NH4Cl will be dissolved in H2O। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर H2O में डिसॉल्व करते हैं, क्या बनाएगा ये। अब देखो यहाँ पर आपको 4 आयंस मिलेंगे, कौन से मिलेगा, NH4 प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस, ये सारे आयंस मिलेंगे। अब ये जो आयंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि जो अपोजिट आयंस होंगे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो NH4 प्लस है ये किसके साथ जाएगा, OH माइनस के साथ, तो बनेगा NH4OH बनेगा। और यहाँ पर Cl किसके साथ जाएगा, H प्लस के, तो क्या बनेगा, HCl बनेगा, HCl। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा अपनी तरफ से ऐड करते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर 10NH4Cl लिया था, तो 10NH4Cl विल इंटरैक्ट विद 10H2O। तो यहाँ पर जो है आपको 10NH4OH और 10HCl मिल जाएंगे। आपको पता है कि जो वीक बेस होता है, वीक बेस कैन नॉट अंडरगो कम्प्लीटली डिसोसिएशन। जो वीक बेस होगा उसका कम्प्लीटली डिसोसिएशन नहीं होगा। तो मान लेते हैं ये जो आपका एसिड है, ये जो आपका वीक बेस है, ये जो है इसके केवल 6 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं। तो अगर 6 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे तो आपको यहाँ पर 6NH4 प्लस और 6OH माइनस मिलेंगे। और साथ में कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं हुए हैं, 4 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं हुए हैं। तो यहाँ आपको 4NH4OH मिल जाएगा जिसका डिसोसिएशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास 10HCl है। अब आपको पता है कि HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड्स विच अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन और 100% आयनाइजेशन। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, इसका 100% आयनाइजेशन होगा। मीन्स अगर आपने 10 मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो 10 के 10 मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर 10H प्लस और 10Cl माइनस मिलेगा। अब हमको देखो इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है, हमको OH से मतलब है और हमको H प्लस से मतलब है, क्योंकि यही जो हमारे 2 आयंस हैं ये सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो देख लेते हैं कि हमारे पास 10OH माइनस है और एक्वस मीडियम में 10H प्लस है। तो ये 10H प्लस क्या करेंगे, केवल 6 मॉलिक्यूल या 6 OH को ही तो न्यूट्रलाइज करेंगे। तो यहाँ पर 6OH will be neutralized by only 6H plus। तो मॉलिक्यूल्स क्या बनेंगे, 6H2O बनेंगे, 6 H2O मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और बचेगा क्या, एक्वस मीडियम में आपको 4H प्लस आयंस अभी भी मिल जाएंगे जिनका न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं उनका जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि वो एक्वस मीडियम में H प्लस आयंस को जनरेट करता है एक्स्ट्रा। अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने लिया है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। सेम वही कहानी यहाँ पर होगी, बनेगा क्या, सोडियम एसीटेट। मान लेते हैं हमने 10 मॉलिक्यूल्स सोडियम एसीटेट लिया है, 10CH3COO
Na, तो 10H2O भी ले लेते हैं, क्योंकि ये 10 मॉलिक्यूल 10 वाटर मॉलिक्यूल से ही तो इंटरेक्ट करेंगे। तो 10 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर ले लिया। क्या होगा, 10 एसीटेट आयन 10 सोडियम आयन हमको मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, हमको 10Na प्लस मिलेगा और 10CH3COO माइनस मिलेगा और 10H प्लस मिलेगा और 10OH माइनस आयन्स मिलेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो अपोजिट आयन्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, 10NaOH बनेगा 10NaOH। अब आपको पता है कि जो 10NaOH होता है वो एक्वस मीडियम में क्या करेगा, वो कंप्लीटली डिसोसिएशन देगा। तो कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि 10Na प्लस और 10OH माइनस मिलेंगे आपको। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका एसीटेट आयन है वो क्या करेगा, H प्लस हाइड्रोनियम आयन से इंटरेक्ट होके एसिटिक एसिड बनाएगा। तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 10CH3COOH बनेंगे। अब जो ये जो हमारे वीक एसिड या वीक बेस होते हैं उनका कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है। तो मान लेते हैं इसके 4 मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन हुआ है, 4 का। तो यहाँ पर अगर 4 मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन हुआ है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 4CH3COO माइनस 4 एसीटेट आयन मिलेंगे और आपको यहाँ पर 4 ही H प्लस आयन्स मिलेंगे और 4 मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन हुआ है तो आपको 6 मॉलिक्यूल्स आपको एसिटिक एसिड के वापस मिल जाएंगे। तो 6CH3COOH आपको यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के मिल गए हैं। अब यहाँ पर हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है H प्लस और OH माइनस आयन से, क्योंकि वही एसिडिटी को अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 4 H प्लस हैं, तो 4 H प्लस कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेंगे, केवल 4 ही को तो कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 H प्लस प्लस 10 OH माइनस, वाटर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 H2O, कितने OH बच जाएंगे, 6, तो 6 OH माइनस। यही जो 6 OH माइनस आयन्स होते हैं ये एक्वस मीडियम की बेसिसिटी को बढ़ाएंगे या उसके पीएच को बढ़ा देंगे। तो ये होता है हमारा जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है वो हमारा एक बेसिक एक्वस सोल्यूशन तैयार करता है, क्योंकि मीडियम में OH माइनस आयन्स एक्सेस में होते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं हम लोग कि सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है या जब लवण का विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो व्हाट आर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट्स। तो इस कड़ी में सबसे पहला सॉल्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का 2 तरह से हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। सबसे पहला तो एक प्रोसेस है कि हम एक्वस NaCl का, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और एक होता है हमारे पास मॉल्टन NaCl। तो मॉल्टन NaCl मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब एक्वस NaCl या ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है और कौन से प्रोडक्ट हमको प्राप्त होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है एक्वस मीडियम कंटेंस। देखो, जब हम वाटर में सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड बीइंग एन इलेक्ट्रोलाइट, एक विद्युत अपघट्य होने के कारण जलीय माध्यम में अपने आयंस में पूरी तरह से टूट जाता है। जब ये अपने आयंस में टूट जाता है तो ये Na प्लस और Cl माइनस आयंस को रिलीज करता है एक्वस मीडियम में। और जो वाटर होता है, वाटर भी हमेशा अपनी आयनाइज फॉर्म में रहता है जहाँ पर H प्लस और OH माइनस आयंस इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो H प्लस आयंस, OH माइनस आयंस जो कि वाटर में पहले से होते हैं और उसी में हम सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सोडियम के Na प्लस आयंस और क्लोराइड के Cl माइनस आयंस अवेलेबल हो जाते हैं। अब एक्वस मीडियम में हमारे पास 4 आयंस होते हैं। एक होता है हमारे पास Na प्लस, एक होता है हमारे पास Cl माइनस, एक होता है H प्लस और दूसरा होता है OH माइनस। ये 4 आयंस हमारे पास होते हैं जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक हमारे पास एक सेल है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं, ब्राइन लेते हैं। ब्राइन मीन्स एक्वस NaCl, वाटर और NaCl का एक सोल्यूशन लेते हैं, जिसमें आपको पता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है H प्लस आयंस, OH माइनस आयंस, Na प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस
अवेलेबल हैं, आपको एक्वस मीडियम में दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स को डालते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स जैसे ही इसमें हम प्लेस करते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स प्लेस करने पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब होता क्या है, जैसे ही हम इनको बैटरीज के टर्मिनल से लगाते हैं, वैसे ही जो आयंस है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ स्पॉन्टेनियसली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ दो आयंस माइग्रेट करते हैं या दो आयंस अप्रोच करते हैं। पहला हमारे पास है Na+ और दूसरा है H+। तो दो आयंस हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अप्रोच करते हैं, मूव करते हैं, और दूसरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है उसकी तरफ कौन कौन मूव करेगा, Cl- और OH- आयन। होता क्या है कि जैसे ही आपका कैथोड पे जैसे ही Na+ और H+ दोनों पहुंचते हैं, जो H+ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो सोडियम आयन से ज़्यादा होता है पॉजिटिव, तो जिसकी वजह से H+ आयंस का रिडक्शन हो जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। यहाँ पर हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है H+ का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। तो देख लेते हैं कैथोड पर क्या होता है। एट कैथोड, यहाँ पर एट कैथोड पर क्या होता है, 2H+ आयंस acquire 2 electron and they get reduced into H2 गैस। तो आपको पता है कि H+ आयंस का रिडक्शन होता है कैथोड पर, तो कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस हमारी कैथोड पर रिलीज होती है। एट द सेम टाइम जब H+ आयन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, उसी टाइम पर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ कौन कौन अप्रोच करता है, उसकी तरफ जो है Cl- आयन और OH- आयंस एक साथ अप्रोच करते हैं। लेकिन किसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर जैसे ही OH- आयंस और Cl- आयन पहुँचते हैं, तो Cl- आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से जो Cl- है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर रिलीज करता है और एज अ Cl2 रिलीज हो जाता है। देखते हैं एनोड पर क्या होता है। एट एनोड 2 Cl- आयंस रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे ऑक्सीडाइज इनटू Cl2 गैस। तो एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, यहाँ पर Cl2 गैस रिलीज होती है। अब एक्वस मीडियम में क्या बचता है, एक्वस मीडियम में यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो गई, यहाँ पर Cl2 गैस रिलीज हो गई। बचा क्या, बचा हमारे पास यहाँ पर OH- आयन और Na+ आयन। ये जो Na+ आयन और OH- आयन्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। एक्सेस जो वाटर होता है उसको वेपराइज कर देते हैं और इन सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। तो जब एक्वस NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमको 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। हमको मिलता है H2 गैस मिलता है, पहला प्रोडक्ट। नंबर 2 Cl2 गैस मिलता है, और नंबर 3 हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH मिलता है। यहाँ पर जो आपका Cl2 है, दिस इज प्राइमरी प्रोडक्ट, ये हमको एक्सेस में मिलता है। सबसे ज़्यादा Cl2 गैस का प्रोडक्शन होता है इस प्रोसेस से। अब देखते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इस प्रोसेस को जहाँ पर हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं या विद्युत अपघटन करते हैं सोडियम क्लोराइड का, उसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलने का रीज़न है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमको क्लोरीन गैस मिलती है और एल्कली NaOH भी मिलता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। आपको पता है एल्कली क्या होते हैं, एल्कली ऐसे क्षार होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दोज बेसेस विच आर वाटर सॉल्युबल आर नोन एज एल्कली। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि जो ब्राइन होता है या एक्वस NaCl होता है, उसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमको 3 चीज़ें मिलती हैं, 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक है H2 हाइड्रोजन गैस, दूसरा है क्लोरीन गैस और तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। तो जो पहला प्रोडक्ट मिलता है हमको H2, हम देख लेते हैं उसके क्या यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़ हम यहाँ पर बात करेंगे, H2 इज़ यूज्ड इन मेकिंग मार्गरीन और वेजिटेबल घी। आपने देखा जो मार्केट में डालडा आता है, डालडा को बनाने में H2 गैस का यूज़ किया जाता है। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उन वेजिटेबल ऑयल्स को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट होते हैं, उनकी प्रेजेंस में हम H2 गैस से रिएक्ट कराते हैं। तो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनमें बहुत सारे अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं या अनसैचुरेटेड मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं।
तो इन मल्टीपल बॉन्ड्स को निकल या पैलेडियम की प्रेजेंस में H2 गैस के द्वारा सैचुरेट कर दिया जाता है। तो यही जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं ये सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम डालडा या घी बोलते हैं। देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई कंपाउंड है। हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन H2 से कराते हैं निकल या PD की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, एक बॉन्ड ये आपका यहाँ से टूट जाता है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर आपका ऐड हो जाता है, और ये CH3CH2CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो H2 क्या करता है, ये जो है रिडक्शन करता है, और रिडक्शन करके जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, या वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा यूज हमारे पास है H2 इज यूज्ड एज फ्यूल। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। आपको पता है हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन से अच्छे से रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में होती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा फ्यूल सिद्ध होता है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से H2 को एज अ फ्यूल अपोलो मिशन में यूज़ किया गया था अमेरिका में। तो ये जो H2 है ये क्या करता है, H2 रिएक्ट विद O2 टू गिव H2O, और एक्सेस अमाउंट में जो है एनर्जी रिलीज होती है। इस रिएक्शन में जो है वाटर वेपर रिलीज होती है, वाटर वेपर और एनर्जी रिलीज होती है। अगला जो यूज है H2 का वो है H2 इज यूज्ड फॉर मेकिंग NH3। NH3 जो है फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं बहुत सारे, जैसे यूरिया है। यूरिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अमोनिया से। अमोनिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, H2 गैस का यूज करते हैं। यहाँ पर H2 गैस और N2 गैस को हम लेते हैं 3:1 के अनुपात में, और बनता क्या है 2NH3। और ये जो प्रोसेस कहलाता है इसको हम बोलते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में ये हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को यूज करके अमोनिया गैस बनाते हैं। अगला हमारे पास यूज है H2 इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग HCl। हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से डायरेक्टली रिएक्ट करता है, H2Cl2 gives 2HCl। हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से डायरेक्टली रिएक्ट करता है, HCl बनाता है। और ये जो HCl है ये बहुत ही अच्छा रिएजेंट है। कैसे, क्योंकि HCl का यूज़ जो है बहुत सारी जगहों में किया जाता है। जैसे HCl का यूज़ जो है स्टील इंडस्ट्री में स्टील को साफ करने के लिए किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। कैसे, NH3 plus HCl gives you NH4Cl, इसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारी दवाएं हैं, उन दवाओं में HCl का यूज़ किया जाता है। कुछ कॉस्मेटिक्स हैं, सौंदर्य प्रसाधन हैं, जिनको बनाने में HCl का यूज़ किया जाता है। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि Cl2 के क्या यूज़ हैं, क्लोरीन के क्या यूज़ हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है इट इज़ यूज्ड फॉर किलिंग बैक्टीरिया। ये जो Cl2 होता है, क्लोरीन होता है, ये एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। इसको हम क्या करते हैं, वाटर में फ्लो करते हैं, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या करता है, ये किल करता है। तो बैक्टीरियाज को ये किल करने के लिए यूज़ करते हैं। इन ड्रिंकिंग वाटर, पानी को शुद्ध करता है क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं, उनको ये मार देता है। एंड इन स्विमिंग पूल्स, जो बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स होते हैं वहाँ पर पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस को फ्लो वहाँ पर किया जाता है, ताकि जो माइक्रोब्स हों वो मर जाएं। नंबर 2, इट इज़ यूज्ड इन ब्लीच टू वाइटन पेपर। जो क्लोरीन होता है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए क्लोरीन को एज अ ब्लीच यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ जो है पेपर को वाइट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नंबर 3, यूज्ड फॉर मेकिंग HCl। आपको पता है कि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करता है HCl बनाने के लिए। HCl के बहुत सारे यूजेस होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जब हाइड्रोजन का यूज़ बता रहे थे तो वहाँ पर स्टील को साफ़ करने में इसका यूज़ करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को बनाने में इसका यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो है कॉस्मेटिक्स होते हैं वहाँ पर HCl का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे बहुत सारे यूज़ हैं HCl के। नाउ नंबर 4 इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग CFC एंड PVC। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसको जो है एसीज में यूज़ किया जाता है।
लेकिन ये जो आपका CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है जिसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। तो दिस कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। नाउ PVC, PVC जो होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज़फुल कंपाउंड है क्योंकि ये जितने भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें आग लग जाती है तो ये अपने आप बुझ जाती है, ये जलता नहीं है, सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग है। तो PVC बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए या जो कीट पतंगे हैं उनको मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो पेस्टिसाइड में क्या है? DDT जो है इसका यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड के रूप में। नंबर नेक्स्ट है एज डिसइंफेक्टेंट इसका यूज़ किया जाता है। हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, ये जो है इसको हम एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, ये एक क्लोरीन का प्रोडक्ट है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के क्या यूजेस हैं? नंबर 1, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। आपको पता है कि जो सोप या डिटर्जेंट्स होते हैं दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड्स। तो सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं लॉन्ग फैटी एसिड्स के। तो हम क्या करते हैं, सोडियम को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन फैटी एसिड्स के साथ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं ताकि हम सोप को बना सकें। सोप इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पेपर मेकिंग। जो पेपर जो बनता है उस कागज़ को जो है वाइटनिंग करने में या पेपर को वाइट करने में, उसकी क्लीनिंग करने में हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ यूज एज ब्लीच फॉर फैब्रिक। जो कपड़े होते हैं, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करके किसी भी कपड़े को या किसी भी फैब्रिक को कलरलेस करते हैं और उसके बाद जो है उसको हम जो हमारा डिज़ायर्ड कलर होता है उससे उसको हम कलर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर उसको आयनाइज करते हैं जिसके बाद उसका हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं जिससे हमको एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। तो ये हो गए हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ यूजेस। चलो बच्चों, अगला कंपाउंड हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, या इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2, और ब्लीचिंग पाउडर इसको आप लोग जानते हैं कि कहते हैं। तो देखते हैं इसको और क्या कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम। इसे लाइम का क्लोराइड भी कहते हैं। अब लाइम का क्लोराइड क्यों कहते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। देख लेते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन करने के लिए सबसे इसका बढ़िया तरीका क्या होता है कि जो आप क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है क्लोर एल्कली प्रोसेस में, वो क्लोरीन गैस को हम क्या करते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम से हम क्या करते हैं पास करते हैं। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो ये क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। और इसी ड्राई स्लेक्ड लाइम में हम क्या करते हैं Cl2 को पास करते हैं। जब Cl2 को हम पास करते हैं तो ये बन जाता है आपका CaOCl2 + H2O। ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब इसको क्लोराइड ऑफ लाइम बोलने का क्या रीज़न है, ये क्या है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है आपका लाइम। CaO को हम क्या बोलते हैं, CaO हमारा होता है लाइम। अब इस लाइम में हम क्या करते हैं Cl2 को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका क्लोराइड ऑफ लाइम। तो ये हो गया क्लोराइड ऑफ लाइम बोलने का रीज़न। अब देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या होते हैं। नंबर 1, इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जब पानी को शुद्ध करना होता है तो उसके जो माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए हम क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाल देते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो है वाटर के कांटेक्ट में आने पर Cl2 गैस रिलीज़ करता है, और Cl2 जो होती है वो क्या करती है, वो डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। नंबर 2, फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल के लिए। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के प्रोडक्शन में क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बनाने में क्या चाहिए हमको, क्लोरीन चाहिए, और वही क्लोरीन हमको कहाँ से मिलती है, ब्लीचिंग पाउडर से मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास 4, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल रिएक्शन। ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है केमिकल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है
इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग। ये एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है, इसको कई जगह यूज़ किया जाता है। नंबर 1 इन वुड एंड पल्प इंडस्ट्री, जो कागज़ बनाने में यूज़ होता है पल्प और लकड़ियाँ, उनको क्या करते हैं, उनको ब्लीच करने के लिए, उनको एक स्पेसिफिक कलर देने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री, जहाँ पर कपड़े धुलाए जाते हैं लॉन्ड्री में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है दाग धब्बे छुड़ाने के लिए और सफ़ेदी लाने के लिए। तो ये हो गए आपके ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। ये हो गया हमारा प्रिपरेशन और ये होता है ओवरऑल आपका ब्लीचिंग पाउडर।